हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनडी त्रिदेव। दोस्तों, आप इन सभी लोगों को जानते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है इन सभी लोगों में क्या कॉमन? आप सोच रहे होंगे एक विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, पर एक बात और है जो इन सभी को आपस में कॉमन बनाती है। इन्होंने अपने आप को उस ट्रैप से बाहर रखा जिसमें आज दुनिया का हर एक इंसान फंसा है। और दूसरी तरफ हो आप जो अभी किसी कॉलेज या स्कूल में बैठे हो, टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहे हो, टाइम टू टाइम असाइनमेंट कर रहे हो, 100% अटेंडेंस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जब ग्रेजुएशन डिग्री मिले तो एक जॉब मिल जाए और हम हमारे सपने पूरे कर सकें। बट रियलिटी दोस्तों कुछ और ही है। ग्रेजुएशन डिग्री लेकर बाहर निकलते उसके बाद पता चलता है कि जॉब तो है ही नहीं। न जाने कितने एग्जाम दिए, न जाने कितने इंटरव्यूज दिए, न जाने कितने ही शहर भटकते, पर कैसे न कैसे आप फेल हो ही जाते और अंत में किसी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हो कि मुझे कैसे न कैसे जॉब मिल जाए। और जब जॉब मिलती है तो ऐसी जॉब मिलती है जिसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। अपने सपने पूरे करने के लिए आप होम लोन ले, उसके साथ कार लोन भी ले लेते हैं, जीरो में जखड़ लेते हो जो कभी नहीं टूटने। जब रात को बिस्तर में सोने के लिए जाते हो तो यही सोचते हो कि कहीं मेरी जॉब छूट न जाए। घर की ईएमआई चलती है, कार का ईएमआई, बच्चों की फीस और न जाने क्या क्या, और इन्हीं सब के चलते चलते आप बूढ़े हो जाते हो। बुढ़ापे में घर की छत पर सर्दियों धूप सेकते हुए सोचते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तभी बड़ा आदमी नहीं बन। दोस्तों, सच तो कुछ और ही है जिसे आपसे छुपा के रखा। दोस्तों, ये सिस्टम इसीलिए बना है कि आप फेल हो सको, इसलिए बना है कि एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वेट ए फ्यू मिनट, मैं आपको सब कुछ समझाता हूं, इससे आप स्टेप को धीरे धीरे समझ जाओ। दोस्तों, ये बात 1806 की, जब पर्शिया और नेपोलियन के बीच युद्ध चल। पर्शिया उस समय की आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रयोग करने के बाद हार जाता था। पर्शिया को बड़ी दिक्कतों के बाद पता चला कि उसकी आर्मी अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रही है। जबकि नेपोलियंस की आर्मी केवल नेपोलियंस के ऑर्डर्स फॉलो करती। पर्शिया को हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए पर्शिया ने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स उतना ही करे जितना वो करने को कहा जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका था उन माइंड पर कंट्रोल करना जो अब से सोचने में असमर्थ हो, जिसमें 5 से लेकर 13 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता। और इस तरह एक सिस्टम बनता है पर्शिया एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 से 13 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था आने वाले समय में एक ऐसी जनरेशन तैयार हो जो ओबीडिएंट हो, जो अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने और वही करे जितना उनको करने को कहा जाए, बिना कोई क्वेश्चन। दोस्तों, इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम में इतना ही पढ़ाया, इतना ही समझाया जाता है, सुपीरियर्स अपने ऑर्डर्स फॉलो करें। और दोस्तों, ये प्लान उतना ही कारगर साबित होता है जितना पर्शिया के लीडर्स चाहते थे। और इस तरह एक ऐसा सिस्टम बनता है जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला होता है। दोस्तों, उस दौरान वर्ल्ड में एक चीज तेजी से फैल रही, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब तक लोग खेती करके, एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रहे थे और जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड में मशीन्स डोमिनेट कर चुका था। जितना काम एक व्यक्ति पूरे महीने भर में नहीं कर पाता, उतना काम मशीन्स एक दिन में कर देते। लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम थी, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी। अब तक लोग खेती करके, प्रोडक्ट्स बनाकर या कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपना काम चलाते थे। ऐसे में क्यों वह अपना बिजनेस छोड़कर किसी दूसरे की फैक्ट्री में काम करने क्यों ही जाते? अब वर्कर्स की कमी कैसे पूरी? ऐसे में पर्शिया एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण पहले ही ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच चुका था। अब विश्व के सभी देश अपना अपना एजुकेशन मॉडल पर्शिया एजुकेशन मॉडल पर बनाना शुरू कर देते हैं। और इस बार के एजुकेशन सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, आने वाले समय में एक ऐसी जनरेशन तैयार हो जिसकी खुद की कोई क्रिएटिविटी ना और पैसा कमाने के लिए हो उनके पास फैक्ट्रीज और कारखानों में काम करने का और कोई साधन ना। और फाइनली दोस्तों, होता ऐसा ही है, आने वाले समयों में जब जनरेशन एजुकेशन के बाहर निकलती है तो उनके पास पैसा कमाने का एक ही साधन बचता है, फैक्ट्रीज और कारखानों में लेबर के रूप में कार्य करना। और इस तरह लेबर्स की कमी की समस्या हल हो जाए। दोस्तों, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। लॉर्ड मैकाउले भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक प्रपोजल तैयार करता है, जिसको लॉर्ड विलियम बेंट इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट 1835 के नाम से पास करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इंडियंस रक्त और रंग से केवल भारतीय होंगे, जबकि बुद्धि और नैतिकता से वह पूर्णतः अंग्रेज होंगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने मकसद को अंजाम दिया और ऑफिस के क्लर्क से लेकर आर्मी तक सभी जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। इंडियंस का ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया जाता है कि अब वो इंडियंस ब्रिटिश के रूलों को फॉलो कर अपनी ड्यूटी मानते हैं। आप सोच रहे हैं अब तो आज़ादी मिल चुकी है, अब तो सब बढ़िया हो चुका,
लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं है। अगर अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो चुकी है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है या बच्चे का जन्म होने के बाद उसके पेरेंट्स के मन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वह यही आता है कि मैं अपने बच्चे को एक बढ़िया स्कूल में भेजूंगा, एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। और फाइनली ये सब करके वो रिलैक्स हो जाते हैं और टाइम टू टाइम फीस पे करते हैं। दोस्तों जिस माइंड सेट को दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिएटिव में लगाया जा सकता था, अब उस माइंड सेट को 2-4 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन पकड़ा दिया जाता है। आप उन्हीं सब्जेक्टों दिन रात पढ़ते हो, अगर कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो इसका इफेक्ट आपके मार्क्स पर पड़ता है। और पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी यह क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल कॉलेज हमारे बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे समझ भी आ रहा है? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को बड़ा आदमी बनाया जा रहा है। जबकि स्कूल और कॉलेज एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है एजुकेशन पूरी करके निकलने के बाद एक जॉब मिल जाए। आपके पूरी स्कूली और कॉलेज लाइफ में कभी भी आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट पर्सन बनाने की कोशिश नहीं की जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम कभी चाहता ही नहीं है कि आप फुली इंडिपेंडेंट बनो। ये सिस्टम एक ऐसी जनरेशन बना रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करे, अपने सुपीरियर्स की रेस्पेक्ट करे, ताकि हर महीने के अंत में आपको एक सैलरी दी जाए। दोस्तों कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर्स बनो। इससे उनको क्या फ़ायदा हो, लेकिन आप कभी भी इनके ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। आज हमारे देश के लगभग 42% ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनकी एज 25 से कम है और वो अनएम्प्लॉय, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? हम स्कूल जाना छोड़ दें, हम कॉलेज जाना छोड़ दें? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्तों आज हमको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि ये सिस्टम किसने बनाया और क्यों बनाया? मुझे लगता है इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका। दोस्तों हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12 साल पढ़ाई करने के बाद अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जबकि एक 5 साल का बच्चा बिना कोई बुक्स पढ़े अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है। दोस्तों ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और यह है आज का क्लासरूम। दोस्तों देश पिछले 10 सालों में इतना बदल चुका है जितना पिछले 100 सालों में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन सिस्टम भी हम आज वही 200 साल पुराना यूज कर रहे हैं। और बदलते इस वक्त में एजुकेशनल खुद को नहीं बदल पा रहा तो वह हमें क्या बदले? क्या आपको पता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम की सबसे खराब बात क्या है? यह सबको सेम चीज़ पढ़ाता है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, फिर चाहे किसी बच्चे का फ्यूचर बने या न बने। दोस्तों आप एक बात सोचिए, अगर कोई डॉक्टर सभी मरीजों को सेम दवाई दे तो क्या होगा? शायद उनमें से कुछ मरीज मर भी सकते हैं। दोस्तों ये स्कूल है या फैक्ट्री? जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स को 8 घंटे काम करना पड़ता है, उसी प्रकार बच्चे को स्कूल में 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। जिस तरह फैक्ट्री में बढ़िया प्रोडक्ट्स को छांट लिया जाता है, उसी तरह स्कूल में बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया जाता है। जिस तरह फैक्ट्री में बेल बजाकर वर्कर्स को बताया जाता है कि आज का तुम्हारा आधा काम हो चुका है, उसी तरह स्कूल में बेल बजाकर बच्चों को बताया जाता है कि आज की तुमने आधी पढ़ाई पूरी कर ली। दोस्तों आज़ादी के मिलने के बाद भारत में कई सरकारें बनी और चली, लेकिन किसी भी सरकार ने इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी को कोई जगह नहीं दी गई, आपके माइंड को समझने की कोशिश नहीं की। धन्यवाद।